पर इस वक्त आप देख रहे हैं सलमानी इंडिया टीवी पर। सलमानी इंडिया टीवी चैनल बनाने का एक अहम मकसद यही था कि हम हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से सलमानी समाज के ख़ास और कद्दावर लोगों को आप तक पहुंचा सकें। कुछ नई जानकारियां, कुछ खास जानकारियां आपको मिलने वाली, क्योंकि आज भी हमारे कैमरे के सामने एक बहुत अहम शख्सियत दिल्ली से मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, खास इंटरव्यू होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि इनका नज़रिया महज समाज तक ही नहीं, कहां कहां तक है, ये इस इंटरव्यू के दौरान आपको मालूम होगा कि गाजियाबाद से लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करके हम क्यों इनके पास आए। इस खास इंटरव्यू में आपको पता चलने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना शानदार इंटरव्यू होने वाला है कि आप बिना शेयर करे नहीं रुक पाएंगे। तो बहुत बहुत खैर मकदम है खुर्शीद आलम साहब आपका। जी, मुझे अनवर खुर्शीद सलमानी कहते हैं और फुरकान साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोनी से चलकर अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे पास आए, मेरे गरीब खाने पे आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया साहब। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि खुर्शीद साहब, इस वक्त जो है दिल्ली के अंदर सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन माहौल भी जो है इलेक्शन का बहुत गरमाया हुआ है। और खासकर अगर मैं 70 विधानसभाओं की बात करूं तो महज 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर 4 प्रतिद्वंदी उतरे हुए बड़ी पार्टियों की है, जिसमें असदुद्दीन साहब भी हैं। तो पहली शुरुआती बातचीत जरा इस पे, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो कैसा माहौल देख रहे हैं एज ए वोटर, एज ए नागरिक अपने इस विधानसभा में? देखिए, हम अगर अपनी ओखला विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से हैं, इनका जो 10 साल का पीरियड है वो एवरेज बहुत अच्छा रहा। काम किया इन्होंने, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और वक्फ बोर्ड की फंड से इन्होंने दूसरों की मदद भी की, जो नीडी थे उनकी मदद की। लेकिन चूंकि इन 2 साल ये जेल में भी रहे तो थोड़ा इनको प्रॉब्लम आई। तो इस बार का इलेक्शन जो है वो थोड़ा फंसा हुआ है। अच्छा। क्योंकि अभी जो वोटर है वो साइलेंट है, क्योंकि इधर शिफा जो एक एनआरसी के लिए वो उनको गिरफ्तार किया गया था। हाँ। तो वहाँ से हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको टिकट दे दिया है। इधर कांग्रेस ने जो है वो जो आसिफ मोहम्मद खान जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं और 2 बार के विधायक भी रहे हैं, उनकी बेटी अरीबा को टिकट दिया है। तो अभी जो यहाँ का वोटर है वो थोड़ा सा साइलेंट है। अच्छा, तो ये सारे परिवारों का कहीं ना कहीं दबदबा है, आपस में मेलजोल है, तो वोटर साइलेंट होने की वजह भी हो सकती है कि सभी के एक रसूख है आपस में। जी, यहाँ क्या है, ओखला चूंकि एक यहाँ आपस में भाईचारा है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ताल्लुकात की वजह से अभी लोग सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता कि सर ये जो 3 मुस्लिम कैंडिडेट और तीनों ही कद्दावर फैमिलियों से हैं और एक जैसे कि एनआरसी और सीए के मुद्दे पर जेल जाना, फिर उसके बाद उनको टिकट होना है, ये आपस में एक ऐसा समीकरण नहीं जुड़ रहा जिसमें बीजेपी को आसानी हो सकती निकलने में? वो बिल्कुल हो सकती है। हाँ। वो पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर इसमें शिफाउर रहमान और अरीबा खान अगर लड़ जाती हैं तो डेफिनेटली ये सीट जो है वो बीजेपी को जाएगी। भाई वो तो लड़ ही रहे हैं, दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं, समय बिल्कुल कम रह गया, कोई भी डाउन टू अर्थ नहीं हो रहा, कोई भी नहीं बैठ रहा। तो ऐसे में और आज आपके क्षेत्र के अंदर आपको मालूमात भी होगी कि असद साहब घूम रहे हैं खुद हैदराबाद के। आज जो है वो जाकिर नगर ढलान से जो है ओवैसी साहब की एक बहुत जबरदस्त रैली, जिसमें काफी पब्लिक थी, मैं भी उसमें गया था। दिया करते थे, जो भी डॉक्टर अवेलेबल होता था वो उनको दवाई प्रेस्क्रिप्ट करा दी करते थे, उससे हमें बड़ा फायदा हुआ। कोरोना के काम में भी कराया था? ये कोरोना के काम में हुआ था और इसमें तकरीबन 500 लोग बेनिफिशियरी हुए थे। 500 लोगों को जो है मदद भी मिली थी। जी, इसके अलावा मैंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, तकरीबन 1500 किट जो है 2020 में और 1500 किट जो है 2021 में मैंने बांटी है। हम लोगों ने, चूंकि मैं जब एनजीओ पे मैंने काम किया तो हमारी एक अच्छा, एनजीओ में फंड कहाँ से आता था? देखिए, फंड जो है, जो हमारे अपने लोग थे, जामिया के थे, हमारे लोकल के लोग थे, उन्होंने हमें फंडिंग दी। अच्छा, और जब हमने ईमानदारी से काम करा तो हमारी फंडिंग बढ़ती गई और उस फंडिंग को हमने नीडी लोगों में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका हमारा अकाउंट भी है और हमने अकाउंट में पैसा लिया और बहुत ईमानदारी के साथ हमने उस पैसे को लोगों तक पहुंचा। इंपॉर्टेंट बातचीत है। अच्छा, एक चीज और भी है, एनजीओ के माध्यम से आपने काफी लोगों की मदद करी,
आप खुद एजुकेशन के शोबे में हैं, तो अभी आज के वक्त में कहाँ देखते हैं सर एजुकेशन के हिसाब से मुस्लिम समुदाय को, किस सतह पर देखते हैं? मैं महज ओखला की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ओखला एक एग्जांपल है, यहाँ पर तो एजुकेशन का ही हब है पूरा। लेकिन अगर हम आप और भी जगह जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं या और दूसरे शोबों में जाते हैं, आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन का जो रेट है वो बढ़ा है। पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी रेट बढ़ा है, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। बिना एजुकेशन के आपको जॉब नहीं मिलेगी। एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो एक जॉब दिलाना नहीं है, आपको एक डिसिप्लिन, एक मैनर, आपको किस तरह से अपने घर में रहना है, आपको अपने समाज में किस तरह से रहना है, वो सब एक एजुकेशन जो है वो सब हमें सिखाती है। एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ हमारी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं कि हम बच्चे को 10वीं करा के हम उसको किसी दुकान में बिठा दें या हम उसको कोई कारोबार करा दें, तो वो बच्चा जो है आगे एजुकेशन नहीं ले पाता है। और आज का जो ये मीडिया है, जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है, इसको बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि इसको जो है ये एडिक्शन कहलाता है, ये नशा कहलाता है एक तरह का। हम इसको नशा कहते हैं, जिस तरह से बीड़ी का नशा है, शराब का नशा है, तो ये भी एक एडिक्शन कहलाता है। ये मोबाइल का जो रात को 2-2 बजे तक, 1 बजे तक बच्चे जो देख रहे हैं, तो वहां भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली होने की वजह से अगर यही लोग वोट करेंगे तो वोट शिफाउर रहमान को मिलेगा। अच्छा, निकल भी सकते हैं क्या? देखिए, निकलने का तो ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त से पहले कुछ भी कहना सही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लेकिन भाईजान खुद घूम रहे हैं यहाँ पर, बैरिस्टर साहब, और जैसे कि आप और हम जानते हैं कि देश में 3 ही बैरिस्टर हुए हैं, और आज उनकी धमाकेदार रैली, लोगों पर तमाम असरात, और हम देख भी रहे हैं, हम लगातार कुछ विजुअल चला रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त भीड़ है, कितना जबरदस्त वो, और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने का एक बड़ी वजह। अच्छा, जैसे कि एक मैंने आपसे जिक्र करा कि हाँ, बीजेपी को फायदा हो सकता है इन तीनों के अगर इसी तरीके से प्रदर्शन रहा। अगर वोटर अमानतुल्लाह खान साहब का जेल जाना, तमाम कुछ वक्फ बोर्ड पे के मामलातों को लेकर उनके ऊपर इल्जामात भी रहे, उनके ऊपर मुकदमे भी चले, टाइम नहीं मिला। कुछ जो भूमि प्राधिकरण के भी उनके ऊपर जो है मुकदमे चल रहे हैं लगातार, कि इंक्रोचमेंट के भी ओखला के अंदर मुकदमे चले, तमाम चीजें इस तरह की हुई हैं। तो इससे क्या लगता है कि थोड़ा सा माहौल नेगेटिव जा सकता है उसका, अगर मान लीजिए मुस्लिम एक तरफा गया, तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं और बीजेपी भी अगर थोड़ा डाउन टू अर्थ रहती है, तो 2 पार्टियों में फिर किसकी ज्यादा जबरदस्त रहेगी? मतलब किसका परसेप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, परसेप्शन जो ज़्यादा रहेगा वो आसिम मोहम्मद खां का रहेगा, क्योंकि आसिम मोहम्मद खां जो हैं पुराने हैं और वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ाना है। वो बूथ लेवल पे भी काम करेंगे और उनके वर्कर भी हैं। शिफा का जो है वो, चूंकि इनका बूथ लेवल पे काम नहीं है और ना वर्कर तो हैं इनके, लेकिन चुनाव को किस तरह से लड़ाया जाता है वो तजर्बा इनको नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि राजनीति कितनी अच्छी सूझबूझ रखने के अलावा भी अनवर खुर्शीद साहब जो है एक जामिया मिलिया के जो है स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, एक अच्छे टीचर भी हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोगों के अच्छे हमदर्द भी हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देख के आपको पता चलेगा, और आपसे नहीं, बहुत लंबे टाइम से चर्चा करेंगे इस पर भी। तो मेरा अगला सवाल यह है कि एनजीओ बनाने का क्यों मन बना? देखिए, एनजीओ बनाने का जो मेरे दिल में ख्याल आया वो 2018 में, जब मैं हज डेपुटेशन में सरकारी उसमें सऊदी अरब गया, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ जो सऊदी के जो लोग हैं वो इस तरह से मदद करते हैं लोगों की, और गैबी मदद, छिप के मदद करते हैं। हम जहाँ होते थे वहाँ खाना आ जाया करता था, वहाँ खजूरें आ जाया करती थी, कंटिन्यू पानी आ जाता था, लेकिन हमें पता नहीं चलता था वो खाना कहाँ से आ रहा है, वो खजूर कहाँ से। हमने बहुत कोशिश करी, तो जो जज्बा मैंने 2018 में वहाँ देखा, तो मुझे लगा कि भाई हमें भी काम करना चाहिए। और 2019 दिसंबर में मैंने एक ट्रस्ट
को रजिस्ट्रेशन कराया, नई जिंदगी ट्रस्ट के नाम से वो रजिस्टर्ड हुआ, उसको नंबर मिला। उसके बाद दिसंबर के बाद जब 2020 आती है तो लॉकडाउन शुरू हो जाता है। तो अब हमें लगा कि अब हमें काम करना चाहिए। नाम बड़ा अच्छा रखा आपने, नई जिंदगी है। नई जिंदगी ट्रस्ट। तो अब हमें लगा लॉकडाउन में कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हमने बिना भेदभाव के हमने लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने हेल्थ पे काम किया। हमने जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, डॉक्टर की ओपीडी बंद थी, तब हमने 5 डॉक्टरों की, जो मुझसे जुड़े हुए थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे वो सब, उनकी एक टीम बनाई। फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन नाम दिया उसको हमने, फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन। और वो चारों डॉक्टर अवेलेबल थे। जब हमारे पास कहीं से इंक्वायरी आ रही है, भाई मुझे ये बीमारी है, मुझे। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक और विषय पर। असल में क्योंकि आपसे वक्त नहीं मिल पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपसे, क्योंकि आप सरकारी आदमी, एनजीओ में बिजी रहते हैं, फिर बच्चों के साथ भी बिजी रहते हैं, फिर और सामाजिक कामों में। तो हम इसी इंटरव्यू में काफी सारी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ लोगों को मिल जाए आप जैसी शख्सियत से। तो आप सलमानी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, सलमानी समाज को बहुत करीब से आपने देखा है, कई सारे प्रोग्राम अटेंड करे हैं, सैकड़ों प्रोग्राम अटेंड करे हैं आपने सलमानी समाज के, और एक लंबे वक्त से इतिहास जानते हैं आप सलमानी समाज का। अगर हम सलमानी समाज के, यानी कि एक तरह से आपके अगर परिवार की बात करें, तो परिवार किस मकाम पर खड़ा है इस वक्त? देखिए, मैं अपने सलमानी समाज को बताना चाहूँगा कि मैं जब 89 की रैली जो तारका टोरे स्टेडियम में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें लोगों ने बड़ी मेहनतें की थी। और मेहनत करने के बाद उसमें एक समाज को एक नाम मिला था। लेकिन ये वो लोग थे जो बिना किसी मतलब, बिना किसी बेनिफिट, लोग समाज की हमदर्दी के लिए काम किया। वो ना पैसा देखते थे, ना वो टाइम देखते थे, सिर्फ समाज के लिए हमें काम करना। वो दर्द लेके, वो सीने में अपना दर्द लेके समाज को आगे बढ़ाने का उन लोगों ने काम किया है। वही जज्बा अगर आज पैदा हो जाए कि हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें टाइम देना है, तो जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा, हम संगठन को आगे नहीं लेके जा सकते। इस वक्त बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। मैं भी एक संगठन से जुड़ा हुआ था, जमात सलमानिया ऑफ इंडिया से। मैं 2019 में, जब मरहूम अब्दुल समी सलमानी को सारा समाज जानता है, वो एक शख्सियत से, उनसे मैं जुड़ा, उनकी शख्सियत से मैं जुड़ा 2019 में। लेकिन फिर मजबूरन मुझे हटना पड़ा। लेकिन मेरा हटने का मकसद ये नहीं है, मैं आज भी समाज के लिए खड़ा हूँ। समाज का कोई भी व्यक्ति अगर मेरी ज़रूरत कहीं है तो मैं समाज के लिए खड़ा हूँ। संगठन को मैं अब इतना तरजीह नहीं देता। प्रोफेसर साहब, नंबर चला दें, आपका नंबर चला दें, देख लो। जी बिल्कुल, नंबर चला दिए। समाज के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं आपको अभी 2 मिनट और लूँगा। देखिए, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, हम लोग उसमें, जो हमारी जो एनजीओ है, जॉब फेयर लगाती हैं। अच्छा, जॉब फेयर लगते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। अब तक 4 जो हैं वो जॉब फेयर, जहाँ 20-20, 25-25 कंपनियां आती हैं, कॉर्पोरेट आते हैं। उसके बाद जामिया में अभी लगा, एक अदर प्लेस पे लगे। मैं जब इनको ग्रुप में डालता हूँ, जो सलमानी समाज की जो 10-15 ग्रुप बने हुए हैं, तो बाखुदा उन ग्रुप में से एक भी इंक्वायरी मेरे पास नहीं आती कि अनवर साहब ये क्या है, किस तरह की जॉब है, कैसे मिलेगी। एक भी इंक्वायरी, सिर्फ 1-2 तो मैं कह सकता हूँ आती हैं। भाई, जब मैं आपको कहीं जॉब के बारे में बता रहा हूँ तो आप मुझसे इंक्वायरी तो करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं इंटरव्यू में भी बैठता हूँ, तो हो सकता है कि मैं 10 को नहीं तो 2 को जॉब दिला दूं। तो जब आप अवेयर नहीं होंगे, आप, तो किस तरह की जॉब होती हैं वो? देखिए, जॉब जो है, ये सब जो कंपनियां आती हैं, ये आईटी सेक्टर की आती हैं। और इसके अलावा पैरामेडिकल, जो हॉस्पिटलों में नर्सें होती हैं, या आपके टेक्नीशियन होते हैं, लैबों में होती हैं, इसकी वैकेंसी होती हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग की वैकेंसी होती है, वगैरह की होती है। जी, एनएम बीएनएम की होती हैं। तो हमारा समाज इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। एजुकेशन से मुतालिक हम कुछ चीज़ डालते हैं तो पढ़ते हैं वो, लेकिन सवाल, एक सेकंड रुकना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, कुछ कहना चाहूंगा कि ये मैं खुसूसन इसको एक अलग
जरूर देखिएगा इसी चैनल पर। ये खास शॉर्ट वीडियो सिर्फ इसी के लिए निकाली है मैंने, जो जॉब के बारे में बात की गई है। मेरा नंबर भी चला और मैं नंबर बिल्कुल 100% ये नीचे डिस्प्ले पर चला रहा हूँ, आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, आप पूछिए अनवर खुर्शीद साहब से। और मैं जहां तक जानता हूँ मेरे चैनल की पकड़ ऑल ओवर इंडिया में है और ये ताकत रखते हैं ऑल ओवर इंडिया से। आप इनसे जुड़िए, कोशिश कीजिए। देखिए, जब हमारे पास देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इतने कद्दावर और मजबूत लोग हैं, तो उनसे फायदा जरूर उठाइए। ये तो मेरे समाज की बात हो गई। मैं 4 साल से लगातार हज ट्रेनर बना हुआ हूँ। अच्छा। हज ट्रेनर जो हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ओखला के अंदर तकरीबन 400 हाजियों को मैं सन 2022 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो जब मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, उनके एक हम लोग ग्रुप बना देते हैं, वो लोग चले जाते हैं हज पे, वो ग्रुप बना होता है, वहां से इंक्वायरी करते हैं, हर चीज़ का हम उनका जवाब देते हैं। तो जब मैं उन लोगों के लिए काम कर सकता हूँ तो मैं अपने समाज के लिए पहले खड़ा हूँ। तो देखिए, मेरी आपसे यही इल्तिजा है, यही ख्वाहिश है कि तमाम विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने जितनी बात करी उसके तमाम प्रूफ हैं, चाहे हाजियों की ट्रेनिंग के प्रूफ हों या एनजीओ के माध्यम से लोगों की खिदमत के। और सबसे स्पेशली मैं बात पर आऊँगा एजुकेशन और जॉब पर, क्योंकि यही 2 माध्यम ऐसे हैं जिससे किसी भी समाज को जो है वो इज्जत मिल सकती है। तो आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, जुड़िए, काफ़ी कोशिश कीजिए और इस मैसेज को अपने और लोगों तक, अगर आप कारोबार में सेट हैं, आप जॉब में सेट हैं, तो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके परिवार में जॉब की बेहद ज़रूरत है। शायद आपका एक ये मैसेज किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान।